हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए अच्छा, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के फर्स्ट लेक्चर्स को देखेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यह चैप्टर एक फ्रेडरिक सारियू द्वारा निर्मित चित्र से शुरू होता है। फ्रेडरिक सारियू की बात करें तो इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स तैयार किए थे और इन सीरीजों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी इन्होंने अपने इस सीरीज पर एक ऐसे डेमोक्रेटिक राज्य के सपने को साकार करते हुए प्रस्तुत किया जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से परिपूर्ण हो। यानी 4 चित्रों की श्रृंखला है जिसमें लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के अपने सपने को ये साकार करते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो इन चित्रों में अगर देखें तो चित्र श्रृंखला 1 यानी 4 फिंगर जो इन्होंने पिक्चर्स दिए थे या फिगर दिए थे, उन 4 फिगर में फिगर नंबर 1 की हम आप बात कर रहे हैं या इस फिगर्स के बारे में देखेंगे। तो इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस फिगर को कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ देखिए एक ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और ये याद रखना है फ्रेंच एंड जर्मन रेवोल्यूशन के समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में फीमेल को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर एक फीमेल को दिखाया गया है। इसके हाथ की बात करें तो देखें तो एक हाथ पर इनके एक हाथ पर ज्ञानोदय की मसाल है यानी टार्च ऑफ इनलाइनमेंट्स है और सेकेंड हाथ पर अगर देखें तो एक मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी कि इसकी बात करें तो इसमें सेकेंड हैंड मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यही बताया गया कि इनके जो फर्स्ट हाथ है वो वन हैंड टार्च ऑफ इनलाइनमेंट्स, सेकेंड हैंड मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस चित्र की बात करते हैं तो ये इसके बाद देखें इस चित्र के चारों ओर यानी ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसकी वंदना करते हुए एक लंबा जुलूस इनके सामने से निकल रहा है। ये ऐसे इन सभी जुलूसों की बात करें तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं। यह सभी अपने विशेष पोशाक और अपने झंडे के साथ या कहें अपने फ्लैग के साथ सामने से गुजर रहे हैं। इस जुलूस की बात करें तो इस जुलूस का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो करने वाली कंट्री अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो स्टैचू पर आपके दिख नहीं रहे हैं, वो इसके आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर जो पहला फ्लैग दिख रहा है वो है क्या? ट्रिकलर है, मतलब कि तिरंगा है और ये फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का प्रतीक है यानी फ्रांस का झंडा है। सेकंड नंबर पर आप देखें यहाँ भी ट्रिकलर है लेकिन ब्लैक के साथ है, ये जर्मनी का झंडा है। इसके पीछे देखेंगे तो ये झंडा जो दिख रहे हैं यहाँ पर बात करें तो जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के पीछे छोटा सा सिसिली है। तो इसी क्रम में यूरोप के सभी राष्ट्रों को दिखाया गया है जो अपने समूहों के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। इसके साथ इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने कुछ ऐसे अवशेष दिख रहे हैं, ध्वंस अवशेष दिख रहे हैं जो बताए जाते हैं कि यह राजतंत्र के ध्वस्त अवशेष हैं, यानी जो राजतंत्र समाप्त हुआ उनके ध्वंस अवशेष हैं। तो यहाँ देखें कि ऑन द अर्थ इन द foregrounds of the imagine lie the settled remains of the symbol of absolute institutions। यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन हैं या जो बहुराजतंत्र हैं उनके स्थान पर अगर कहें या कहें कि उनके ये सिंबल्स हैं, शेडल्स हैं या अवशेष हैं। तो इस चित्र के माध्यम से दिखाया क्या गया, इस फिगर के माध्यम से फ्रेडरिक सारियू ने बताया
कि यूरोप में हुआ क्या, यूरोप में बहुराष्ट्रवंश साम्राज्य में गिरावट आई और राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। द डिक्लीन ऑफ द म्यूनिसिपल डायनेस्टी एम्पायर इन यूरोप इन द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है ना। तो अगर बात करें तो इस चित्र के माध्यम से फ्रेडरिक सारियू ये बताना चाहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, यानी नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कम टू एक्सिस्टेंस इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी। आगे देखते हैं कि ये नेशन स्टेट्स क्या होता है और ये नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशन स्टेट क्या है, इज मॉडर्न स्टेट और रिपब्लिक, यानी राष्ट्र राज्य क्या है, आधुनिक राज्य या गणतंत्र होता है। नेशनलिज्म क्या है, यानी राष्ट्रवाद। थिंकिंग ऑफ यूनिटी फॉर द नेशंस, यानी राष्ट्र के लिए एकता की भावना जागृत होना या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना ही नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। मतलब जो हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस, हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, उसने यूरोप में या कहें कि राष्ट्रवाद के विचार को कैसे तैयार किया या राष्ट्रवाद के विचार को कैसे अभिव्यक्त किया, इसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर इस हेडिंग की बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस, तो अगर नेशंस की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ मानी जाती है, यानी द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म कम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, यानी जो फर्स्ट मतलब अगर कहें कि पहली बार फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी पहली बार स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद कब अभिव्यक्त हुआ, कब प्रस्तुत हुआ, तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशनिंग या रिवॉल्यूशन के समय 1789 में। किसने, यानी फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो देखते हैं हम। पहला काम तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति ने कुछ राजनैतिक और संवैधानिक परिवर्तन किए, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। उससे हुआ क्या, इन चेंजिंग का परिणाम हुआ कि जो संप्रभुता है यानी जो शक्ति है वो राजतंत्र के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के पास पहुंच गई, यानी द सॉवरेंटी, यानी जो सॉवरेंटी है वो ट्रांसफ़र फ्रॉम द मोनार्ची टू फ्रेंच सिटीजन्स, यानी मोनार्ची के हाथ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुंच गई, फ्रेंच सिटीजन के पास पहुंच गई। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने विभिन्न प्रकार के उपाय किए थे और अनेक परिवर्तन प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान या अपनेपन की भावना उनमें जागृत हुई। उन्होंने क्या किया कि लोगों में सामूहिक पहचान की भावना जागृत हुई, तो ये देखेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड पार्टीज द could create a sense of collective ideas almost the French pupils। तो इन्होंने कौन कौन से आइडियाज़ तरीके अपनाए, तो पहला इन्होंने पितृभूमि, नागरिक और समता रोटी जैसे विचारों को प्रस्तुत किया। पितृभूमि यानी कि भूमि को जन्मजात अधिकार बताया, सिटीजन सभी को नागरिक घोषित किया, समता रोटी यानी चाहे वो मजदूर हो या सामंत हो, सभी को साबुत गेहूं की रोटियां खाना अनिवार्य किया गया। इससे हुआ क्या कि संयुक्त समुदाय के विचार को बल मिला और संविधान के अंतर्गत सबको समान अधिकार प्रदान किए गए, यानी द पित्रे, द ले सिटीजन, ला पित्रे एंड समता रोटी वाज द नेशंस ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इन्होंने क्या किया, सेकंड काम किया कि जो फ्रांसीसी झंडा है, हमने पीछे बताया था पहला नंबर वही दिख रहा था, उसे तिरंगा कहा गया था, वह राजशाही ध्वज के स्थान पर, यानी फ्रांसीसी झंडा यानी तिरंगा को राजशाही ध्वज के स्थान पर नया राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया,
यानी फ्रेंच फ्लैग ट्रिकलर वाज डिक्लेयर द न्यू नेशंस फ्लैग इन प्लेस ऑफ द मोनार्ची फ्लैग्स। थर्ड नंबर, इन्होंने एक केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के द्वारा सभी नागरिकों के लिए समान कानून तैयार किए, यानी सभी नागरिकों के लिए एक केंद्रीय कानूनी व्यवस्था लाई गई और सभी नागरिकों के लिए कानून क्या हो गए, समान हो गए। यानी यूनिफॉर्म लॉ वाज फार्मुलेटेड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया जिसके तहत सभी लोगों के लिए एक समान या एक प्रकार के कानून बनाए गए। फोर्थ नंबर, जो स्टेट जनरल है, आप 9th में पढ़े थे, स्टेट जनरल फ्रेंच की प्राचीन संसद का नाम था। स्टेट जनरल के स्थान पर या उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और ये नेशनल असेंबली कौन थी? सक्रिय नागरिकों द्वारा चुने गए थे। 9th में आप लोग पढ़े हैं सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। तो द स्टेट जनरल वाज रिनेम्ड टू द नेशनल असेंबली इलेक्टेड बाई एन एक्टिव सिटीजन्स, यानी एक्टिव सिटीजन द्वारा ये इलेक्टेड थी। 5 नंबर, जो क्षेत्रीय बोलियां थी यानी लोकल बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया गया और फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, यानी रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज मेड ए नेशन लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को महत्व दिया गया या नेशंस दिया गया। तो इस फ्रांस की क्रांति की घटनाएं जो ये चेंजिंग है, जब ये घटनाएं यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंची, यानी यूरोप के लोगों तक पहुंची, तो वहाँ के जो छात्र हैं और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं वह जैकोबिन क्लबों की स्थापना शुरू किए या उनके सदस्य बनना प्रारंभ कर दिए। और जब यूरोप के लोग जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे तो जो निरंकुश राजतंत्र यानी मोनार्ची के लोग थे उनमें मुख्यतः ऑस्ट्रिया एंड प्रसा। तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनके विरुद्ध मोनार्चियों का समर्थन किया और क्रांति प्रारंभ हुई। और उस क्रांति के माध्यम से फ्रेंच सेना राष्ट्रवाद के विचार को यूरोप ले जाना शुरू किए। यानी व्हेन न्यूज ऑफ द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रीच्ड वेरियस सिटी ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स and a member of the educated middle class started establish the Jacobin Club. Through the revolutionaries were French force began to bring the idea of nationalism in Europe. तो इस प्रकार से यूरोप में विचार जाना शुरू हुआ। एक अगली घटना है कि नेपोलियन बोनापार्ट था। आपने 9th में पढ़ा है कि नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने के बाद यूरोप की कुछ शक्तियां थी जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि शामिल थी। ये सभी शक्तियों ने क्या किया? नेपोलियन को पराजित करके और पुनः नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन ने यहाँ के राजतंत्र को यानी जो इन्होंने राजतंत्र बनाया था इस राजतंत्र को समाप्त करके पुनः यहाँ पर राजशाही व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को लाया। तो यहाँ पर अगर देखें तो नेपोलियन की बात करें तो जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया कि नेपोलियन ने लोकतंत्र को समाप्त किया और एक राजशाही शासन की स्थापना की। नेपोलियन ने क्या किया? लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और फिर से फ्रांस में राजशाही शासन को स्थापित किया। लेकिन उसने कुछ ऐसे चेंज किए जिनके माध्यम से फ्रांस में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और वह चेंजिंग थी 1804 की नागरिक संहिता। यानी ऑफ कोर्स नेपोलियन abolished democracy and established a monarchy, but he made many revolutionaries change throughout the civil code of 1804 यानी 1804 या 804। तो नेपोलियन ने एक सिविल कोड लाया था और उस सिविल कोड के माध्यम से उन्होंने जो चेंज किया था उन चेंज के माध्यम से भी फ्रांस में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का विचार डेवलप्ड हुआ। जैसे पहला देखें, पहला है जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त करना यानी बर्थ प्रिविलेंस एबोलाइज्ड। वहाँ के सामंतों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। सेकंड,
समानता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार कानून के समक्ष सुरक्षित कर दिए गए, यानी कि इक्वलिटी राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर्ड बिफोर लॉ, यानी सभी को समानता का अधिकार और सभी के संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया। थर्ड नंबर, जो सामंती व्यवस्था है उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भूमि के स्वामित्व और जागीरदारी व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया, यानी एबोलाइज द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम लैंड ऑनरशिप एंड वर्जल ड्यूटी। 5 नंबर देखेंगे, नेपोलियन द्वारा एक समान वजन और एक समान माप प्रणाली और एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू किया गया, जिससे माल और पूंजी का आवागमन सुविधा पूर्वक हो सके या उन्हें सुविधा प्रदान हो सके। यानी कि अगर कहें तो इम्प्लीमेंटेड ए यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम्स एंड नेशनल करेंसी दैट फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। तो नेपोलियन ने इसके लिए क्या क्या चेंजिंग किया इसके बारे में देखेंगे। तो नेपोलियन ने एक समान वजन और माप प्रणाली लागू करने के लिए नेपोलियन द्वारा एक जर्मन कॉन्फेडरेशंस तैयार किया गया, और इस जर्मन कॉन्फेडरेशंस की बात करें यानी जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसे जर्मन परिसंघ भी कहते हैं या जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया, जिसमें कुल 39 स्टेट्स को शामिल किया गया। तो नेपोलियन ने 39 राज्यों को मिलाकर एक जर्मन परिसंघ तैयार किया और इस जर्मन परिसंघ ने इन माप प्रणालियों की डिफरेंस को या विभिन्नता को समाप्त करने पर सहमत हुए। क्या भिन्नताएं थी, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर हमें हैम्बर्ग से कोई वस्तु न्यूरेमबर्ग ले जाना है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ले जाना है, तो इसमें कुल 11 बाउंड्रीज यानी बॉर्डर्स पड़ते थे और प्रत्येक बॉर्डर्स पर 5% की दर से टैक्स देने होते थे। यानी अगर देखें तो अगर कोई वस्तु हम हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ले जाते हैं तो उसमें 55% टैक्सेस बढ़ जाते थे। सेकंड एग्जांपल, एले क्या है? द मेजर ऑफ क्लॉथ्स, यानी कपड़ों को मापने का एक मापक यंत्र है जिसका नाम क्या था? एले था। लेकिन इस एले की बात करें तो इस एले के भिन्न भिन्न शहरों पर इसकी भिन्न भिन्न माप थी। जैसे एक एले बराबर हम फ्राइबर्ग में जाते हैं तो एक एले बराबर 53.5 सेंटीमीटर यानी 53.5 सेंटीमीटर होता था। वहीं हम फ्रैंकफर्ट पे जाते हैं तो 54.7 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर हम उसी एले की माप को मेंज में देखते हैं तो मेंज में एक एले बराबर 55.1 सेंटीमीटर हो जाता है और न्यूरेमबर्ग में हम अगर देखते हैं तो 1 एले बराबर 65.6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इन भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए नेपोलियन के द्वारा एक जर्मन परिसंघ या जर्मन कॉन्फेडरेशंस तैयार किया गया, जिसके माध्यम से इन डिफरेंट को समाप्त किया गया। आगे चल के 1834 में पर्सिया के प्रयास से भी एक कस्टम यूनियन बनाया गया था, जिसे एक शब्द में जालवेराइन कहते हैं। ठीक है ना। 1834 में पर्सिया के प्रयासों से एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसे जालवेराइन कहते हैं, और उस जालवेराइन के माध्यम से इसी प्रकार की डिफरेंस जो बचे डिफरेंस थे उनको समाप्त करने का काम किया गया। और जालवेराइन के द्वारा जो है उस समय प्रचलित 30 मुद्राओं को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर सिर्फ 2 मुद्रा शेष बचाई गई, यानी 2 मुद्राएं शेष बची थी। तो ये था नेपोलियन के द्वारा चेंजिंग। यहाँ पर हुआ क्या? नेपोलियन को बताया गया कि नेपोलियन जब आया तो इसने फ्रांस में डेमोक्रेसी लोकतंत्र को समाप्त किया और राजतंत्र यानी मोनार्ची को इसने लागू किया। तो इसने क्या किया? डेमोक्रेसी को समाप्त करके, और कहाँ पर आया डेमोक्रेसी को समाप्त करके? मोनार्ची को लेकर आया। लेकिन उसके बाद भी नेपोलियन ने पुराने मोनार्ची सिस्टम में और नए मोनार्ची सिस्टम में बहुत चेंजिंग कर दिया
और वह चेंजिंग यही चेंजिंग थी जिसके कारण नेपोलियन का जो मोनार्ची था वो मॉडर्न मोनार्ची यानी आधुनिक राजतंत्र था। इसलिए जब नेपोलियन को पराजित किया जाएगा वाटरलू के युद्ध में और नेपोलियन के स्थान पर फिर से जब निरंकुश राजतंत्र का शासन आएगा या उन्हीं राजतंत्रीय मोनार्ची के समर्थकों का शासन आएगा, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो पुराने यानी जो ओल्ड मोनार्ची सिस्टम था उस सिस्टम में जाने से स्वीकार नहीं करते या मना कर देते हैं, और उनका कहना होता था कि नेपोलियन के सिस्टम को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो मोनार्ची सिस्टम है वो अत्यधिक इस्टेब्लिश्ड होगा या मजबूत होगा। और इस प्रकार से नेपोलियन ने भी लोगों में राष्ट्र की भावना या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का कार्य किया या उनके विचारों को परिवर्तित करने का कार्य किया। तो अगला टॉपिक होगा नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे। इस बात करें तो इस लेक्चर को यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को।